BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान में सरकारी अमलदारी तस्लीम ना करने वाले मदारिस के खिलाफ हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। ऐसे मदारिस की निशानदेही की जाएगी जो शिद्दत पसंदी में मुलव्विस हैं। फंडिंग हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, उनका ऑडिट होना चाहिए। इसी तरीके से उनमें जो बच्चे हैं ज़ैर तालीम है उसको पता होना चाहिए। एमनेस्टी की जानिब से नाइजीरिया के इलाके बागा में बोको हराम के हाथों तबाही की तस्वीर। मकामी हुकाम के मुताबिक 2000 अफराद हलाक। और अमेरिका में 2 कोपेमाओं ने 900 मीटर ऊंची चट्टान को बगैर औजारों के सर कर लिया। लेकिन देखिएगा कि उन्होंने कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने दीनी तालीम देने वाले मदारिस के नसाइब और इंतज़ामी अमूर की निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। इन मदारिस के कवायद जमा करने के लिए एक सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इस इंटरव्यू की तफसील से पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मजहबी दरसगाहें मुसलसल कई सालों से हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस क्यों बनी हुई हैं। इसी का जायज़ा लिया है आसिफ फारूकी ने इस रिपोर्ट में। इस मदरसे में अंग्रेज़ी तालीम मामूल की बात है। यहाँ कंप्यूटर और दीगर ऐसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं जो तलबा को ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने में मदद दे सके। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को ऐसा तैयार करते हैं कि ये मेन स्ट्रीम में जा सकें और वो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो शुरू से ब्रॉड होना शुरू हो जाती है और वो साथ साथ दुनिया को समझना जो ना वो शुरू कर देता है। वफाकी दारुल हुकूमत में कायम इस इदारे को हुकूमत मिसाल के तौर पर पेश कर सकती है। उसके लिए मसाइल का बायस बाज़ दीगर मदारिस है। ऐसे मदारिस जो सरकारी अमलदारी को तस्लीम नहीं करते और ना ही उन तक मीडिया की रसाई है। इन इदारों की इस्लाह के मंसूबे पर अमल का आगाज़ भी हो चुका है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में कायम मदारिस को 3 ग्रुपों में तकसीम किया है। एक रजिस्टर्ड मदारिस हैं जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 है। इन मदारिस के साथ निसाब में तब्दीली के लिए बातचीत हो रही है। दूसरी किस्म गैर रजिस्टर्ड मदारिस की है। हुकूमत इन मदारिस को किसी नज़्म में लाने की कोशिश कर रही है। तीसरी और सरकार के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस खुफिया मदारिस हैं। इन मदारिस की तादाद और वहाँ होने वाली सरगर्मियों के बारे में हुकूमत के पास किसी किस्म की इत्तलात नहीं हैं और यही मदारिस हुकूमत की इस हिकमत अमली का असल हदफ है। मुल्क में रजिस्टर्ड मदारिस की तंजीमें भी अब ऐसे मदरसों से ऐलान ला ताल्लुक़ी करती दिखाई दे रही हैं। जो मदरसे 2, 4, 5 जितने भी हैं, आप उनकी निशानदेही करें, उनका नाम लें, उनको नामजद कर दें, नॉमिनेट करें कि ये हमारे पास सबूत हैं, ये मदरसे हैं और ठोस सबूत हैं, कार्रवाई करें। आप उसमें मुज़ाहमत? बिल्कुल नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम मुआवनत करेंगे। मदारिस में इस्लाहात नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 15 बरसों में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ हुकूमतें ये नाकाम कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इस बार सरकारी हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। आसिफ फारूकी की रिपोर्ट आपने देखी। आसिफ फारूकी ने इसी मौजू पर पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ से बात की और उनसे पहले पूछा कि मदरसों की इस्लाहात से उनकी हुकूमत की क्या मुराद है और उनसे क्या मकासद हासिल करना चाहती है। भारत में भी जहाँ जनरल एजुकेशन हो, हुकूमत उनके लिए टीचर मुहैया करे, हुकूमत उनके लिए फंडिंग करे और इसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह का इंतज़ाम करे। ये हुकूमत यानी ये एक अथॉरिटी हो जो ये सारे इंतज़ामात करे और फिर इसी तरीके से जो निसाब भी होगा, ज़ाहिर है कि जो निसाब तैयार किया जाए वो बायमी एक मशावरत से तैयार किया जाए। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसी को इख्तियार, हाँ, इस किस्म की इख्तियारात हो उसका बाकायदा, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो, जिसमें यानी एजुकेशनिस्ट भी हों, जिनमें उलमाए कराम भी हों, जो मदारस के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी उसके मेंबर हों और इसी तरीके से हुकूमत के भी जो लोग मेंबर हों। मकसद हमारा ये है कि अगर ये सारे रजिस्टर्ड हों और हुकूमत के साथ मतलब उनको पता हो, हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी तो है ज़ाहिर है कि जो मदारस रजिस्टर्ड हैं उसमें उसका करिकुलम क्या है, उसके साथ मतलब उनके इंतज़ामात क्या हैं, उनको जो
फंडिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उनका ऑडिट होना चाहिए। इसी तरीके से उनमें जो बच्चे हैं ज़ैर तालीम है उसको पता होना चाहिए। जो मदारिस रजिस्टर अगर नहीं करवा रहे अपने आप को, तो उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ज़रूर होगी। ऐसे कितने मदारिस हैं जो ऐसे registered? मुझे पता नहीं टोटल। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप कार्रवाई कैसे करें? वजारत दाखिला उस पर काम कर रही है, पूरे मतलब क्वाइफ इकट्ठी कर रही है और सारी मतलब मालूमात इकट्ठी कर रही है। ये वर्किंग ग्रुप जो बने हुए इसी मकसद के लिए बने हैं और उस पर काम हो रहा है, इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, उसकी तफसील बताएं कि मसलन हुकूमत क्या देखिए कर रही जी, है? हुकूमत ये जो भी है उनके सर्वे हो रहे हैं पूरे मुल्क के। अब पंजाब हुकूमत है, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, मुख्तलिफ जगह बाकायदा उन्होंने सर्वे शुरू किए हुए हैं। सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है क्योंकि उनके उसमें आते हैं तो वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद चूँकि इंटीरियर के साथ डायरेक्ट है ICT, ये तो वजारत दाखिला कर रही है बाकायदा सर्वे, उनको सारी मालूमात हैं। जब ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद होगा क्या, यानी इस सर्वे से होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? देखो इससे फ़ायदा तो एक ये होगा कि हुकूमत को भी पता होगा कि ये जितने भी मदारस कितने हैं, तादाद उसमें कितनी एग्जैक्ट फिगर उसका मालूमात होगी। आइए देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर आप क्या कह रहे हैं। शाहिद रहमान सऊदी अरब से लिखते हैं कि जो तालिब मदरसे में आए वो पहले हुकूमत से इजाज़त ले, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं, असातिज़ा की तनख्वाह भी हो। सुल्तान अली खैरपुर से कहते हैं मदरसों को बंद करके स्कूल बनाने चाहिए और उन स्कूलों की हालत बेहतर होनी चाहिए। लियाकतपुर से मोहम्मद असगर अली के ख्याल में तमाम मदारिस को पाबंद किया जाए कि वो ज़ेर तालीम तलबा का रिकॉर्ड और ज़राए आमदन तक भी हुकाम को रसाई दें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाइजीरिया के शहर बागा की ऐसी सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं जिनमें शिद्दत पसंद गिरोह बोको हराम की जानिब से की जाने वाली वसी पैमाने पर तबाही का अंदाज़ा होता है। मकामी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इन हमलों में 2000 के करीब अफराद हलाक हुए हैं, जबकि नाइजीरियन हुकूमत के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 150 है। एमनेस्टी ने यह भी बताया है कि बोको हराम ने 620 इमारतों को मुकम्मल तबाह कर दिया है। विल रॉस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजा जुल्फ़िकार अली। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी की जाने वाली ये सैटेलाइट तस्वीर बोको हराम के एक बड़े हमले का तबाहकुन असर दिखाती हैं। पहली सैटेलाइट तस्वीर जिहादी हमला होने से एक दिन पहले ली गई थी। इसके 4 दिन बाद तबाहशुदा इमारतें बागा शहर में नजर आती हैं। एमनेस्टी के मुताबिक 620 इमारतें या तो जल कर राख हो गईं या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इसके करीब डोरोन बागा आबादी में 3000 से ज्यादा इमारतों को टारगेट किया गया था। मुसल्लह अफराद ने पहले मिलिट्री बेस पर कब्जा किया, जिसके बाद उन्होंने बिला तफरीक बागा और इसके इर्द गिर्द इलाकों में लोगों पर फायरिंग की। नाइजीरिया के शुमाल मशरिक के ज्यादातर इलाकों तक रसाई मुमकिन नहीं और ये एक बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ तक कि बागा से आने वाली सबसे पहली तस्वीर इस सैटेलाइट से मौसूल हुई हैं। ये तस्वीर बोको हराम के तबाहकुन तरीकों को उजागर करती हैं, लेकिन हमें इनसे ये मालूम नहीं होता कि कितने अफराद उनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं। नाइजीरिया की हुकूमत का दावा है कि बागा में 150 से ज़्यादा अफराद हलाक नहीं हुए, लेकिन वहाँ से फरार होकर आने वाले लोगों के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। एक गवाह ने BBC को बताया कि जिहादियों ने दर्जनों औरतों को कैद कर रखा है, लेकिन ये ऐसी पहली खवातीन नहीं होंगी जिनको बोको हराम ने अपनी कैद में लिया है। नाइजीरिया के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल ने मुल्क के शिमाल मशरिक में बहरान के बारे में BBC से बात की। उनकी बर्बरियत, मासूम बच्चों, औरतों, मर्दों का कत्लेआम करना, इसको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता। वो पूरे इलाके में दहशत फैलाने और लोगों को खौफजदा करने का तहैया कर चुके हैं। नाइजीरिया की हुकूमत को अपने बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस सरकशी को ख़त्म करने के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये बहरान कम्युनिटीज़ और लाचार फैमिलियों की कमर तोड़ रहा है। बागा हमला मुल्क में जारी बहरान में मजीद शिद्दत की निशानदही करता है।
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर आप सबसे ज़्यादा किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तुर्की में कदीम शहर बारगीला के बराए फ़रोख्त होने की खबर आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जबकि उज़्मा गिलानी की याददाश्तों पर मबनी आर्टिकल और बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका का हिंदुस्तान टाइम्स के किए गए इंटरव्यू की खबर में भी आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा। एक तहकीक के मुताबिक यूरोप में वर्जिश ना करने से हुई हलाकतें मोटापे की वजह से होने वाली हलाकतों से मुमकिना तौर पर दुगनी हैं। और ये भी कि किस तरह 2 अमरीकी कोहपेमाओं ने 900 मीटर ऊंची चट्टान को बगैर औजारों के सर किया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ इरम अब्बासी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीक के मुताबिक बिल्कुल वर्जिश ना करना मोटापे से ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तहकीक में यूरोप भर में गुज़श्ता 12 बरसों में 3 लाख अफराद का मुताला किया गया, जिनमें ज़्यादातर लोगों की हलाकतें बिल्कुल वर्जिश ना करने के बायस हुई। तफसील के साथ आदिल शाहज़ेब। इस तहकीक से उन लोगों को वर्जिश की तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी जो कि सुस्ती और काहली के दिलदादा हैं। इस बारे में की गई गुज़श्ता तहकीक के मुताबिक वर्जिश करने से हार्ट अटैक, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हालिया तहकीक में यूरोप में मोटापे और बिल्कुल वर्जिश ना करने से होने वाली अमात में मवाजना किया गया है। इसके मुताबिक यूरोप में हर साल तकरीबन 3.5% लोग मोटापे के बायस हलाक होते हैं, लेकिन इससे दुगने लोग बिल्कुल वर्जिश ना करने के बायस हलाक होते हैं। इस तहकीक का तवज्जो तलब पहलू ये है कि रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट चहलकदमी करने वालों में बिल्कुल वर्जिश ना करने वालों के मुकाबले में अमवात की शरह काफ़ी कम हो जाती है। It's not about tracksuits, treadmills. सिर्फ ट्रैक सूट्स और जॉगर्स पहनने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हल्की फुल्की वर्जिश भी करनी पड़ेगी। 20 मिनट से ज़्यादा साकित बैठना भी नुकसानदेह हो सकता है। छोटी सी जिस्मानी मश्क के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बरतानिया के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस तहकीक को खुशाइन करार देते हुए साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए बजट बढ़ाने का फ़ैसला किया है। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़। और अब एक नज़र दीगर खबरों पे। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद का कहना है कि इस्लाम और जमहूरियत का आपस में गहरा ताल्लुक है और फ्रांस में हर मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये बात उन्होंने पेरिस में अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में कही, जो पेरिस हमलों के बाद मुनक़िद की गई है, जिसमें 17 अफराद हलाक हुए थे। बुनियाद परस्ती, तासुब और अदम बर्दाश्त का पहला शिकार खुद मुसलमान ही हैं। उधर पेरिस में हमलों के बाद जर्मन हुकूमत ने मुल्क में मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त करने के नए इक़दामात का ऐलान किया है, जिसमें सख्त गिर मुसलमान रहनुमाओं के जर्मनी से बाहर जाने पर पाबंदी भी शामिल है। अमरीकी हुकाम ने वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत पर हमले की मंसूबा बंदी करने के इल्ज़ाम में एक 20 साला शख्स क्रिस्टोफर कॉर्नल को गिरफ्तार कर लिया है, जो हुकाम के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का हामी है। हिप्पोस खामोश लेकिन ज़ैम्बिया का सबसे खतरनाक और गुस्सीला मैमल। ज़ैम्बिया का एक ट्रैवल गाइड कश्ती से फिल्म बंदी कर रहा था कि गहरे पानी में से एक हिप्पो निकल आया और उसकी कश्ती का पीछा करने लगा। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और उनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, और हमने मोबाइल सार्फिन के लिए एक खुसूसी प्लेलिस्ट भी बनाई है। अमेरिका में 2 कोहपेमाओं ने 19वें दिन एल कैपिटान नामी पहाड़ी को उसकी अमूदी रुख से सर कर लिया है। ग्रेनिट की ये 900 मीटर ऊंची चट्टान रियासत कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में वाक़ है, और केविन जॉर्गसन और टॉमी कॉडवेल ने इसको एक ही काविश में सर करके कोहपेमाई की नई तारीख रकम की है। लेस्टर लीथहेड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं फराज हाशमी। कोई इस पहाड़ को अमूदी रुख की जानिब से एक ही काविश में सर नहीं कर सका। अपनी मुहिम के 19वें दिन केविन जॉर्गसन और टॉमी कॉडवेल कोह पहमाई की तारीख में एक नया बाब रकम करने वाले हैं। जश्न पहाड़ की चोटी पर, जिसको सर करना
नामुमकिन तस्वुर किया जाता था। केविन जोगरसन और टॉमी कॉडवेल अपनी मुहिम के 19वें दिन पहाड़ पर धब्बों की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन दूरबीन से इन्हें पहाड़ पर चढ़ते देखा जा सकता था। पहाड़ के दामन में इनके दोस्त अहबाब इस तारीखी लम्हे के मुंतजर थे। एक माँ दुआएं करती हुई, कहीं कोई हादसा न पेश आ जाए। फिर ये दोनों एक साथ चोटी पर पहुंच गए। फ्री क्लाइंबिंग का मतलब ये है कि उन्होंने रस्सियों को पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को गिरने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो किसी जगह गिरते हैं तो इस हिस्से पर दोबारा चढ़ना पड़ता है। मुहिम के दौरान पहाड़ पर मुअल्लक मचान ही उनका बिस्तर बने, चाहे मौसम कैसा भी था। टॉमी की सिर्फ 9 उंगलियां हैं। एक और मुहिम में उनकी एक उंगली ज़ाया हो चुकी है, लेकिन केविन इस मुहिम के सबसे सख्त तरीन मरहले पर दिल बर्दाश्त होकर छोड़ने वाले थे। संगलाख चट्टानों पर चढ़ते चढ़ते उनकी उंगलियां जख्मी हो चुकी थीं। 11 मरतबा कोशिशें करने और उंगलियों के जख्म भरने के बाद वो इस हिस्से को सर करने में कामयाब रहे। जैसे जैसे वो चोटी के करीब होते गए, पहाड़ के दामन में शायकीन की तादाद बढ़ती गई। तवील इंतजार और एक तवील सफर के बाद उनको चोटी पर चढ़ते देखा। मुझे दिली खुशी हुई है। पहाड़ के दामन से इसकी ऊंचाई का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। लंदन आई इससे बहुत छोटी है। पेरिस का एफल टावर इसकी ऊंचाई का निफ्स भी नहीं, और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई भी इससे कहीं कम है। इस चोटी को जिसे तस्खीर करना नामुमकिन तस्वुर किया जाता था, इन कोह पैमाओं ने 7 साल की तैयारियों और इंतजार के बाद कर दिखाया। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन की बड़ी खबर थी पाकिस्तान के दीनी मदारिस में इस्लाहात के इक़दामात। BBC को मालूम हुआ है कि हुकूमत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर रही है जो दीनी मदारिस का निसाब बनाएगी और इंतजामी अमूर की निगरानी करेगी। तमाम मदारिस के कवायद जमा करने के लिए एक सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। हर थानेदार मदारिस की मालूमात आला हुकाम तक पहुँचाने का जिम्मेदार होगा। इसी के साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।